कहाँ पर आ गए हैं? अच्छा, कहाँ तक हुआ था? अच्छा, मेटलर्जी से होगा। चलिए ध्यान दीजिए अब दोस्तों, हम लोग मेटल चैप्टर पढ़ रहे हैं और धातु की क्या उपयोगिता है वर्तमान समय में, यह बात आप जानते ही हैं। धातु, अधातु और उपधातु के रूप में तत्वों को क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि जो 118 तत्व अब तक खोजे गए हैं उन तत्वों को मुख्य रूप से मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातुओं के रूप में बांटा जाता है। तत्वों को धातु और अधातु के रूप में किस आधार पर बांटा जाता है? तो गुणों के आधार पर बांटा जाता है। धातु के भौतिक और रासायनिक गुणों का जिक्र हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। उन गुणों के आधार पर धातुओं की पहचान होती है और जिन तत्वों में धातु जैसे गुण नहीं होते हैं उन्हें ही अधातु कहा जाता है। उसके बाद हम जो धातु उपयोग में लाते हैं किसी भी काम में, तो धातु उपयोग में जो लाया जाता है वह कई चरणों के बाद बनकर तैयार होता है। तो धातु को हम प्राप्त कैसे करेंगे, धातु को हम उपयोग लायक कैसे बनाएंगे? इसके लिए पृथ्वी के भूपर पट्टी और पृथ्वी के विशाल समुद्र में धातुओं के खनिजों को खोजा जाता है। धातुओं के खनिजों को खोजकर फिर उनमें से अयस्क को चुना जाता है और फिर अयस्कों से धातु को प्राप्त किया जाता है। अयस्कों से, और से धातुओं को प्राप्त किया जाता है, मेटल को प्राप्त किया जाता है। तो धातु के अयस्कों से प्राप्त होता है। अयस्कों से भी एक स्टेप आगे जाइएगा तो आपको खनिज मिलेगा, और किन खनिजों को अयस्क कहेंगे या फिर से बताने की जरूरत नहीं, आप जानते ही होंगे, बता ही दिए थे। लेकिन अयस्कों से धातु जो प्राप्त होगा वो कई चरणों में गुजरने के बाद प्राप्त होता है। अयस्कों से धातु की प्राप्ति कई चरणों में गुजरने के बाद होता है, और जितने भी चरण होते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से मेटलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं, धातुकी कहते हैं। अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि आसान नहीं है, इसके लिए कई चरणों में गुजरना पड़ता है। उन सभी चरणों को सम्मिलित रूप से मेटलर्जी कहा जाता है। मेटलर्जी के कितने पार्ट हैं? तो सबसे पहला पार्ट है इनरिचमेंट्स ऑफ ओयर्स, यानी कि अयस्कों की सफाई, अयस्कों की सफाई। सबसे पहले अयस्क में जो गंदगियां रहती है, अयस्क में जो ऐसे पदार्थ मिले रहते हैं जो धातु के स्रोत नहीं है, जिससे धातु नहीं निकाले जाते हैं,
उन सब चीजों को अयस्क से क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओयर्स, यानी अयस्कों की सफाई। तो मेटलर्जी का पहला चरण है कि हम जो खनिजों में अयस्क चुने हैं और उन अयस्कों में जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को अयस्क से हटा दें। यह मेटलर्जी का पहला चरण है। मेटलर्जी का दूसरा चरण है, मेटलर्जी का दूसरा चरण है कन्वर्जन ऑफ ओयर्स इनटू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड यानी कि अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदलना, ऑक्साइड में बदलना। यानी पहले हम अयस्कों को क्या कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, उसकी गंदगी सारे हटाते हैं। मेटलर्जी का दूसरा चरण है कि अयस्क जो है, धातु का जो अयस्क है उसे धातु के ऑक्साइड में बदलना। अब कहिएगा कि अयस्क, धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना जरूरी क्यों है? तो किसी भी धातु को उनके ऑक्साइड से निकालना आसान होता है, किसी भी धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। तो दूसरा चरण में हम धातु के अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तीसरा चरण होता है रिडक्शन का। किसका? रिडक्शन का, यानी किसका? अवकरण का। दूसरा स्टेप में आपको प्राप्त क्या हो गया? धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड। अब धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं कि धातु के ऑक्साइड का अवकरण करते हैं, जिससे उसका ऑक्सीजन हट जाता है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? धातु प्राप्त हो जाता है। और चौथा स्टेप है रिफाइनिंग। चौथा स्टेप है रिफाइनिंग, यानी कि जो धातु प्राप्त होते हैं वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते हैं, तो एक बार फिर धातु को रिफाइन करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। तो अगर धातु प्राप्त करना है दोस्तों, धातु की प्राप्ति के लिए पृथ्वी के भूपर पट्टी और पृथ्वी के विशाल समुद्रों में धातु के खनिजों को खोजा जाता है। फिर उन धातु के खनिजों से अयस्कों को चुना जाता है। फिर अयस्कों से धातु की प्राप्ति कितने स्टेप के बाद होती है? 4 स्टेप के बाद होती है। सबसे पहले अयस्कों की क्या की जाती है? सफाई की जाती है। फिर अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। फिर धातु के ऑक्साइड का अवकरण किया जाता है। फिर धातु को क्या किया जाता है? रिफाइनिंग किया जाता है। इतने चरण के बाद हमें प्राप्त होता है धातु, जिसका हम अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। और इन चारों चरणों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। वो 4 स्टेप कौन कौन है? फॉन्ट को बड़ा कीजिएगा, क्या बार बोलना पड़ेगा। क्लियर हो गया? धातु प्राप्त हो गया? देख लिए ना मेटलर्जी के कितने पार्ट होते, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे पहले क्या करना है? अयस्कों की सफाई करना है। दूसरा स्टेप में धातु के ऑक्साइड में इसीलिए बदल लेते हैं कि ऑक्साइड से धातु को निकालना बड़ी
आसान होता है, यानी कि धातु के सल्फाइड से धातु के कार्बोनेट के तुलना में धातु के ऑक्साइड से धातु को निकालना आसान होता है। हालांकि कुछ धातु कुछ अयस्क ही ऑक्साइड के रूप में होते हैं, तो उन्हें ऑक्साइड में बदलने की कोई जरूरत होती नहीं। या मान लीजिए कुछ अयस्क मिले, उसकी प्रकृति ही ऑक्साइड है, तो फिर उसका ऑक्साइड में बदलने का कोई काम नहीं है। लेकिन जो कार्बोनेट अयस्क है, जो सल्फाइड अयस्क है, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद अपकरण, उसके बाद रिफाइनिंग। तो आइए अब एक एक स्टेप को थोड़ा विस्तार में ले जाकर पढ़ते हैं। कैसे अयस्कों की सफाई होती है, कैसे अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है, अपकरण करने के क्या तरीके हैं, और रिफाइनिंग कैसे कैसे होता है, इन सब स्टेप को हमें डिटेल में अब जानना पड़ेगा। लेकिन धातु कैसे प्राप्त होगा, इसका पूरा खाका आपके मस्तिष्क में बन गया कि नहीं बन गया? एक बार पुनः सुन लीजिए। धातु के बिना जिंदगी चल नहीं सकती है, न हमारी न अर्थव्यवस्था की, खासकर लोहा के बिना। इसीलिए धातु प्राप्त करना आज के मानव जीवन, आज की अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है। जिस देश के पास जितनी धातु, वह देश उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है वर्तमान के समय में। तो धातु प्राप्त करने के लिए पहले पृथ्वी के भूपर पट्टी विशाल समुद्र में खनिज खोज लेंगे, खनिज में अयस्क को चुन लेंगे, और अयस्क से धातु प्राप्त करने के प्रोसेस को, टेक्नोलॉजी को मेटलर्जी कहते हैं, जिसके कितने चरण हैं, और इन 4 चरणों के बाद हमें प्राप्त होता है क्या? धातु। आइए अब इन चरणों को विस्तार से जानने का हम प्रयास करते, लेकिन उससे पहले कुछ पारिभाषिक शब्द है जिसको याद कर लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पारिभाषिक शब्द है गैंग। ठीक है ना? गैंग हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं? गैंग ही कहते हैं। अब ये गैंग क्या है? अयस्कों के साथ जो अशुद्धि मिली होती है, अयस्कों के साथ जो अशुद्धि मिली होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। अयस्कों के साथ, अब अयस्क जहां से प्राप्त होते हैं, चाहे पृथ्वी के भूपर पट्टी से प्राप्त हो या विशाल समुद्र से प्राप्त हो, वो अयस्क में कई सारे अशुद्धियां मिली हुई रहती है। अयस्कों के साथ मिली हुई अशुद्धि को ही क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्कों के साथ मिली हुई अशुद्धि को गैंग कहते हैं। और वर्तमान तक की बात करिएगा वर्तमान की अगर बात करिएगा तो वर्तमान में सबसे ज्यादा अयस्क पृथ्वी के भूपर पट्टी से ही प्राप्त हुए हैं। अब तो ये जान गए कि समुद्र के जल से भी खनिज को खोजकर अयस्कों को चुना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में लगभग सभी देश को अयस्कों की प्राप्ति प्रायः कहां पर मिली हुई है? पृथ्वी के भूपर पट्टी पर। चाहे आप लोहा के अयस्क हेमाटाइट की बात कर लीजिए, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट की बात कर लीजिए, ये पृथ्वी के भूपर पट्टी पर मिलते हैं। और पृथ्वी के भूपर पट्टी पर जो अयस्क मिलते हैं, उनमें जो गैंग रहते हैं, उनका जो प्रमुख गैंग है, उनका जो यानी कि उनमें जो प्रमुख गैंग होते हैं, वे होते हैं सिलिका। वे क्या होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम लोग सिलिका ही पढ़ते हैं। और दूसरा प्रमुख गैंग होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। लगभग जितने भी अयस्क पृथ्वी के भूपर पट्टी पर मिलते हैं,
उनमें ये दोनों गैंग पाए जाते हैं। अब कहिएगा कि ये दोनों गैंग इतने काहे पाए जाते हैं, सभी अयस्कों के साथ ये क्यों पाए जाते हैं, क्या दिक्कत है इसको? दिक्कत कुछ नहीं है दोस्तों। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद दूसरा स्थान सिलिकॉन का है। ये पृथ्वी के भूपर पट्टी पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ऑक्सीजन और सिलिकॉन यौगिक के रूप में। जब ये पृथ्वी के भूपर पट्टी पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो ये सभी अयस्कों के साथ मिले हुए रहते हैं। और सिलिका के बाद पृथ्वी के भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट मिलते हैं। तो ये जो सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सबसे प्रमुख गैंग है जो लगभग भूपर पट्टी से प्राप्त होने वाले सभी तरह के अयस्कों में मिले होते हैं। ये प्रमुख गैंग है। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी से प्राप्त होने वाले अयस्कों में जो अशुद्धियां मिली होती है, जिनको अयस्क से निकालना जरूरी होता है, उन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। उन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? और पृथ्वी के भूपर पट्टी से प्राप्त होने वाले अयस्कों में जो प्रमुख गैंग मिले होते हैं वे कौन कौन है? वे कौन कौन है? सिलिका और कैल्शियम, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट। अब दूसरा परिभाषिक शब्द आपको याद रखना है, फ्लक्स। हिंदी में भी इसे फ्लक्स कहते हैं। ये फ्लक्स क्या है? तो गैंग को हटाने हेतु, गैंग को हटाने हेतु अयस्क में मिलाया गया बाह्य पदार्थ को क्या कहा जाता है? फ्लक्स कहा जाता है। गैंग को हटाने के लिए अयस्क में जो बाहरी पदार्थ को मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। यानी फ्लक्स वो पदार्थ है जो अयस्कों के अशुद्धि अर्थात गैंग को क्या करेगा? हटा देगा। गैंग को क्या करेगा? हटा देगा। अब कहिएगा फ्लक्स गैंग को कैसे हटा देगा? तो गैंग जो रहते हैं, गैंग जो रहते हैं यानी अशुद्धि जो रहती है, तो अशुद्धि को हटाने के लिए हम अयस्क में क्या मिलाए? फ्लक्स मिलाए। और फ्लक्स रिएक्शन क्या किससे? अब फ्लक्स गैंग से रिएक्शन करके जो पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? धातु मल कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु मल कहते हैं, स्लैग कहते हैं। स्लैग की बड़ी खास विशेषता होती है कि स्लैग अयस्क से हल्का होता है। क्या होता है? हल्का होता है। हल्का होने के कारण स्लैग बनकर अयस्क के ऊपरी परत पर आ जाते हैं, जिसे छानकर अयस्क से क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। यानी फ्लक्स जो मिला है वो भी निकल गया अयस्क से, अशुद्धि तो निकल ही गया। और एक बात ये भी जान लीजिए कि अगर गैंग में क्या मिला हुआ है? सिलिका, तो फ्लक्स में क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपका गैंग सिलिका है तो इसको हटाने के लिए कौन सा फ्लक्स? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड मिलाने से कैल्शियम सिलिकेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम सिलिकेट आपका धातु मल हो गया, आपका स्लैग हो गया। और इसे छान करके अयस्कों से क्या कर लीजिए? हटा लीजिए। और फिर अगर गैंग कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसको हटाने के लिए क्या? इसको हटाने के लिए सिलिका मिलाया जाता है।
और इससे अभिक्रिया करके क्या बनता है, कैल्शियम सिलिकेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है जी। क्लियर है कि नहीं? तो अगर गैंग सिलिका है तो हटाने के लिए कौन सा फ्लक्स, और अगर गैंग कैल्शियम कार्बोनेट है तो हटाने के लिए कौन सा फ्लक्स, सिलिका। और रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होते हैं, कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होते हैं। और कैल्शियम सिलिकेट एक प्रकार का क्या है, धातु मल है, जिसे छलना से छान करके क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, जिसे छलना से छान कर क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। क्लियर है, बात समझ गए? सिलिका गैंग को हटाने के लिए उपयुक्त फ्लक्स कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम कार्बोनेट को हटाने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट गैंग को हटाने के लिए प्रमुख फ्लक्स क्या है, प्रमुख फ्लक्स क्या है, सिलिका है। क्लियर हो गया दोस्तों? यहां पर आप 3 पारिभाषिक शब्द को जाने हैं। पहला गैंग, दूसरा फ्लक्स, और तीसरा स्लैग, तीसरा स्लैग। कोई दिक्कत है इन तीनों शब्द में? अयस्कों के साथ मिली हुई अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अयस्कों के साथ मिला होने वाला प्रमुख गैंग कौन है, सिलिका और कैल्शियम है कार्बोनेट। गैंग को हटाने के लिए अयस्कों के साथ जो बाहरी पदार्थ को मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। सिलिका गैंग को हटाने के लिए फ्लक्स क्या मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट गैंग को हटाने के लिए क्या मिलाया जाता है, सिलिका मिलाया जाता है। गैंग और फ्लक्स आपस में अभिक्रिया करके एक द्रवणशील यानी कि लिक्विड फॉर्म वाला कंपाउंड बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। स्लैग की विशेषता यह है कि ये अयस्क के तुलना में भारी होते या हल्के, बिल्कुल स्लैग धातु के अयस्कों से हल्के होते हैं, इसीलिए स्लैग अयस्कों के ऊपर आ जाते हैं, जिसे छान कर अयस्क से बाहर कर दिया जाता है। और स्लैग हट जाने का मतलब है कि फ्लक्स भी अयस्क से निकल गया और गैंग भी निकल गया। क्लियर हो गया? बातों को समझ गए ना? बस समझते जाना है और क्लास में ही सब कुछ समझ जाना है, कि घर पर केवल क्वेश्चन करना रह जाए। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, बन रहा है धातु धातु का, सॉरी धातु का नहीं, धातु का क्वेश्चन बन रहा है ना। अब आइए मेटलर्जी के एक एक पार्ट को हम समझते हैं। मेटलर्जी का कितना स्टेप था, 4 स्टेप था। पहला स्टेप क्या था, अयस्कों की सफाई। अयस्कों की सफाई, इनरिचमेंट ऑफ ओयर्स। अयस्कों की सफाई। अब अयस्कों की सफाई करने की भी विधि एक समान नहीं है सभी अयस्कों के लिए। भिन्न भिन्न अयस्कों की सफाई अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि अभी तुरंत तो सफाई की है फ्लक्स मिलाकर, ये अलग से कौन सा सफाई फिर से हो रहा है? तो वो पारिभाषिक शब्द था। आपको जो अभी प्रोसेस बताए कि गैंग में फ्लक्स मिलाइए स्लैग बनेगा, निकल के फेंक देंगे, वो बड़ी आसान प्रोसेस था, वो सबके साथ संभव है नहीं हो पाता है। इसीलिए सफाई करने के लिए ये जो कहिएगा कि सब अयस्क में फ्लक्स ही मिला दिया जाता है और गैंग हट जाता है और फिर अयस्क हमें शुद्ध अवस्था में मिल जाएगा, ऐसा हो नहीं पाता। इसीलिए अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए, अयस्कों को साफ करने के लिए अलग अलग विधियां मौजूद हैं।
कुछ विधियां बिल्कुल आसान है जिसको बताने की जरूरत नहीं है, और शायद आपको 10वीं क्लास की जरा से भी बात याद होगा तो आप ये पढ़े होंगे कि अयस्कों की सफाई हाथों से चुनकर किया जाता है, बड़े बड़े चलनी से चाल कर किया जाता है। ये बात आप पढ़े होंगे 10वीं क्लास में। तो ये हाथों से चुनकर और चलनी से चाल कर सफाई करने वाली बात बताने की कोई जरूरत है नहीं। जो सफाई करने की मुख्य विधि है, अयस्कों के गंदगी अर्थात गैंग को हटाने के लिए अयस्कों की साफ करने की जो सबसे प्रमुख विधि है, उसमें सबसे प्रमुख विधि है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग इसको हिंदी में कहते हैं द्रव चालित धुलाई। हाइड्रोलिक वॉशिंग अयस्क का साफ करने की पहला प्रोसेस द्रव चालित धुलाई यानी कि हाइड्रोलिक वॉशिंग। और इस विधि द्वारा, इस हाइड्रोलिक वॉशिंग के द्वारा दोस्तों ऑक्साइड अयस्कों को साफ किया जाता है। किस अयस्कों? ऑक्साइड अयस्क। हाइड्रोलिक वॉशिंग का उपयोग किस प्रकार के अयस्कों को साफ करने के लिए किया जाता है? ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क मतलब जैसे लोहा का अयस्क है, आपको Fe2O3, इसको हेमाटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमाटाइट बोलते हैं। यह ऑक्साइड अयस्क है। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड होगा, ये लॉ ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, जिसको आम बोलचाल की या प्रचलित भाषा में हम हेमाटाइट बोलते हैं। यह ऑक्साइड अयस्क है। उसी तरह जिंक का अयस्क है जिंक ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिंकाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंकाइट बोलते हैं। उसी तरह टीन का अयस्क है, टीन का अयस्क है स्टेनस ऑक्साइड, जिनको कैसीटेराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैसीटेराइट। तो लोहा का अयस्क जो हेमाटाइट है, जिंक का अयस्क जो जिंकाइट है, टीन का अयस्क जो कैसीटेराइट है, ये सब किस प्रकार के अयस्क हैं? ये हेमाटाइट, जिंकाइट, कैसीटेराइट किस प्रकार के अयस्क है? ऑक्साइड अयस्क है। और ऐसे ही अयस्क के अशुद्धियों को दूर करने के लिए हेमाटाइट, जिंकाइट, कैसीटेराइट अयस्कों से अशुद्धि अर्थात गैंग को दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? द्रव चालित धुलाई अपनाई जाती है। अब इस द्रव चालित धुलाई में क्या होता है? इस द्रव चालित धुलाई में क्या होता है दोस्तों? द्रव चालित धुलाई में होता है क्या कि अयस्क और उसमें मिला है क्या? अशुद्धि। इन अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग। इस दोनों को क्रशर मशीन में भेज करके इसको क्या बना लेते हैं? चूर्ण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? चूर्ण बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा, चूर्ण बना लेते हैं, पाउडर नहीं, बेकार हो जाएगा। तो अयस्क और अशुद्धियों को क्रशर मशीन में डालकर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, अर्थात चूर्णित अवस्था में बदल दिया जाता है। और अयस्क और उसकी अशुद्धि जब चूर्ण बनता है ना, तो इनकी खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है कि अयस्क के जो
टुकड़े हैं वो ज्यादा भारी होते हैं, गैंग को जो टुकड़े हैं, अशुद्धि के जो टुकड़े हैं वो कम भारी होते। ध्यान दीजिए, हाइड्रोलिक वॉशिंग के जरिए किस प्रकार के अयस्कों के अशुद्धि को निकाला जाता है? तो ऑक्साइड अयस्क की अशुद्धियां जो होती है, गैंग जो होती है, उसके टुकड़े अयस्कों से हल्के होते हैं, यानी कि अयस्क के कण भारी, अशुद्धि के कण हल्के। अब उसे क्या किया जाता है? तो उसे क्या किया जाता है दोस्तों? अब चूर्ण बना लिए हैं, चूर्ण बना लिए हैं, उसके बाद जो एक नली रहती है, क्या होती है? नली। और इस नली में पानी का तेज बहाव रहता है, ठीक है ना? पानी का तेज बहाव, पानी का तेज बहाव। अब इस पानी में तेज बहाव, ये जो आपका चूर्ण बना है, इसको सीधे इस पाइप के जरिए गुजारा जाता है। अब पाइप के जरिए गुजारा जाता है जो है ना, ये अशुद्धि यानी गैंग हल्के हैं, वो पानी के साथ सीधा बह करके निकल जाते हैं, जबकि अयस्क इस नली के निचले तल पर ही बैठे रह जाते हैं। अयस्क इस नली के निचले तल में ही क्या रह जाते हैं? बैठे रह जाते हैं। और गैंग यानी अशुद्धि के कण तो हल्के हैं, वो सीधे पानी के तेज बहाव में सीधे बाहर, अयस्क अंदर, अशुद्धि बाहर। यही है हाइड्रोलिक वॉशिंग। समझ में आया कि ना आपको? अयस्कों को साफ करने के लिए द्रव चालित धुलाई हाइड्रोलिक वॉशिंग एक प्रमुख विधियां है। हाइड्रोलिक वॉशिंग के जरिए ऑक्साइड अयस्कों के अशुद्धि को बाहर निकाला जाता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग के प्रोसेस में अयस्क और उन अशुद्धियों को क्रशर मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके उसे पानी के तेज बहाव वाले पाइप में डाल दिया जाता है। और इन अशुद्धियों की खासियत ये होती है कि अयस्क से हल्के होते हैं, अर्थात अयस्क के टुकड़े भारी और अशुद्धि के टुकड़े हल्के होते हैं, जिससे पानी के तेज बहाव में गैंग बह जाते हैं, अयस्क इस नली के तल में ही जमा हो जाते हैं, जिन्हें फिर बाद में इकट्ठा कर लिया जाता है। और इस तरह से अयस्क आपका साफ हो चुका है। क्लियर हो गया? हाइड्रोलिक वॉशिंग को समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम दूसरे विधि पर आ जाते हैं। दूसरा विधि है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस यानी कि फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों के अशुद्धि को दूर किया जाता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग में कैसा अयस्क साफ हुआ था? ऑक्साइड अयस्क। और फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए किस प्रकार के अयस्कों को साफ किया जाता है? सल्फाइड अयस्क को साफ किया जाता है। किस प्रकार के अयस्क को? अब सल्फाइड अयस्क जैसे जिंक का ही एक और अयस्क है जिंक सल्फाइड, इसको जिंक ब्लेंड पर आ जाता है। क्या पर आ जाता है? जिंक ब्लेंड। जैसे पारा मरकरी का
मर्क्यूरस सल्फाइड, इसको सीने बार पढ़ा जाता है। सीने बार। ठीक उसी तरह एक सीसा का भी अयस्क है PbS, जिसको गैलेनो पढ़ा जाता है। ये जो जिंक का अयस्क जिंक ब्लेंड है, पारा का अयस्क सीने बार है, सीसा का अयस्क गैलेनो है। ये किस प्रकार के अयस्क है? ये सल्फाइड अयस्क है। ये सल्फाइड अयस्क है दोस्तों, और इसी अयस्क के अशुद्धियों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कौन सी विधि? फेन प्लवन विधि। कौन सी विधि? फेन प्लवन विधि के द्वारा किस प्रकार के अयस्कों के गैंग को हटाया जाता है? सल्फाइड अयस्क के गैंग को हटाया जाता है। सल्फाइड अयस्क को कैसे हटाया जाता है? तो फेन प्लवन विधि में सबसे पहले एक टंकी रहता है। टंकी में जल दिया जाता है, जल भरा रहता है, और फिर इसमें भी यानी कि सल्फाइड अयस्क और अशुद्धि को क्रशर मशीन में डालकर क्या बना लेते हैं? चूर्ण बना लेते हैं। सल्फाइड अयस्क और अशुद्धि को क्रशर मशीन में डालकर क्या बना लेते हैं? चूर्ण बना लेते हैं। मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। अब फिर ये टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ, इस टंकी में उन चूर्ण को क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। इस टंकी में हम उस चूर्ण को क्या करते हैं? डाल देते हैं। अब फिर इस टंकी में थोड़ा सा मिलाते हैं पाइन का तेल। पाइन का तेल एक विशेष प्रकार के तेल है जो जिम्नोस्पर्म पौधा चीर से निकाला जाता है। जिम्नोस्पर्म पौधा है चीर, इसी से यह तेल लगाया जाता है, पाइन का तेल। और जो चीर के पेड़ देखें जी, उत्तराखंड सबके इलाके में ज्यादा पाया जाता है, बिहार में कम पाया जाता है। हालांकि हाजीपुर के नर्सरी, पूर्णिया के नर्सरी में चीर के पौधे उपलब्ध है, आप खरीद कर लेकर जा सकते हैं, घर पर लगा सकते हैं और प्रतिदिन चीर के पेड़ को लाइव देख सकते हैं। क्लियर है? तो पाइन के तेल किस पौधे से निकाला जाता है? जिसको इसमें पानी में मिला दिया जाता है। तेल मिलाने का फेन उठे ज्यादा से ज्यादा, इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है? पाइन का तेल। और उसके बाद दोस्तों एक टंकी लगी होती है, टंकी नहीं, एक नली लगी होती है, नली। और इस नली से दिया जाता है क्या? हवा का झोंका। हवा का झोंका। एकदम इस नली से हवा का झोंका मारा जाता है, पाइन का तेल मिला दिया, ऊपर से हवा जा रहा है, पूरा जबरदस्त इस टंकी में फेन बन जाता है। क्या बन जाता है? फेन बन जाता है। फेन बनकर रेडी है। और आपको एक खास बात बता देते हैं कि सल्फाइड अयस्क के अशुद्धि जो होते हैं वह भारी होते हैं। सल्फाइड अयस्क के चूर्ण हल्के और इसकी अशुद्धि भारी। ऑक्साइड अयस्क में उल्टा हुआ था। ऑक्साइड अयस्क के जो गैंग थे उसमें गैंग हल्के थे, ऑक्साइड अयस्क भारी थे। लेकिन इसमें उल्टा है, सल्फाइड अयस्क में गैंग ही भारी होते हैं, अयस्क ही। सल्फाइड अयस्क में गैंग ही भारी होते हैं, अयस्क हल्के होने के कारण
अयस्क हल्के होने के कारण ये टंकी के ऊपर फैन के साथ आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर में फैन रहते हैं, ऊपर में फैन रहते हैं तो अयस्क ऊपर, ठीक है ना, अयस्क फैन के साथ ऊपर, और अशुद्धि क्या होते हैं, भारी होते हैं, अशुद्धि क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो अशुद्धि टंकी के नीचे, अयस्क फैन के साथ टंकी के ऊपरी भाग में, और अशुद्धि भारी होने के कारण, अशुद्धि भारी होने के कारण टंकी के पेंदे में। अयस्क ऊपर गैंग नीचे, अयस्क ऊपर गैंग नीचे, ऊपर में आप जिसको छलनी से छान कर अलग कर लीजिए। अयस्क साफ, अशुद्धि आपका टैंक में ही रह गया। क्लियर हो गया? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत है तो हाइड्रोलिक वॉशिंग और फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस को समझिए कि नहीं। हाइड्रोलिक वॉशिंग के जरिए, हाइड्रोलिक वॉशिंग के जरिए किस प्रकार के अयस्कों को साफ किया जाता है? ऑक्साइड अयस्कों फेन प्लवन विधि के द्वारा, सल्फाइड अयस्कों फेन प्लवन विधि के द्वारा, सल्फाइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क जो है उसके गैंग भारी होते हैं, ऑक्साइड अयस्क नहीं। ऑक्साइड अयस्क के गैंग हल्के होते हैं, अयस्क भारी होते हैं। सल्फाइड अयस्क में गैंग ही भारी होते हैं, अयस्क, अयस्क हल्के होने के कारण इसलिए न ऊपर आ गया, जो तो ऊपर आ गया। क्लियर हो गया? दो विधि को समझ गए। अब आइए तीसरी विधि। अभी पहले स्टेप पर है, मेटलर्जी के पहले स्टेप पर। धातु निकालना दोस्तों छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन है बहुत जगह आधे क्लास में धातु निकल कर तैयार हो जाता है कि ना? स्टेप बाय स्टेप समझ रहे। समय दीजिएगा तो सारा खेल खेलेंगे, समझे? तीसरा स्टेप आइए, तीसरा स्टेप। बहुत स्टेप छोड़े, जो मेन है परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। 400 कितना क्वेश्चन है? 427। और ये 2021 दिसंबर तक अपडेट है। अब कहिए कि 2022 क्यों नहीं? तो 2022 में जितना भी एग्जाम हुआ धातु का क्वेश्चन यहीं से था, अपडेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है ना? तीसरा है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सेपरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि में नाम में लगा हुआ चुंबक, यानी कि यहां पर हम अयस्क के अशुद्धि को हटाने के लिए चुंबक का इस्तेमाल करेंगे, मैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेटिक पावर यानी कि चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करके गैंग और अयस्क को अलग करेंगे। दोस्तों बहुत से अयस्क ऐसे होते हैं, बहुत से अयस्क ऐसे होते हैं कि उनमें जो अशुद्धि मिली होती है, उनमें जो अशुद्धि मिली होती है, या तो अयस्क में चुंबकीय गुण मौजूद होते हैं, अशुद्धियां में चुंबकीय गुण नहीं होता, या हो सकता है कि अयस्क में मिले अशुद्धि में ही चुंबकीय गुण है और अयस्क में चुंबकीय गुण नहीं है। जैसे कि बॉक्साइड जहां जहां से निकाला जाता है ना, उनके साथ हल्का सा हेमाटाइट भी मिला रहता है, हल्का सा। बॉक्साइड जहां से निकाला जाता है वहां हल्का सा हेमाटाइट भी मिला रहता है, यानी लोहा का अयस्क। अब लोहा के अयस्क में चुंबकीय गुण मौजूद होगा, अब बॉक्साइट अयस्क में उतने चुंबकीय गुण होते नहीं है।
तो हम क्या कर लेते हैं कि उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर चुंबक की शक्ति के द्वारा जितना लोहा का अयस्क है उसको खींच करके अयस्क से क्या कर देते हैं, हटा देते। हालांकि एल्युमिनियम के अयस्क का प्रमुख गैंग हेमाटाइट नहीं है। हेमाटाइट हल्का फल्का मिला रहता है जिसको हम इस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो बहुत से अयस्क ऐसे हैं जिनमें अशुद्धियां जो मिली रहती है उनमें इस तरह के गुण पाए जाते हैं कि या तो अयस्क में चुंबकीय गुण मौजूद है अशुद्धि में नहीं, या फिर अशुद्धि में चुंबकीय गुण मौजूद है अयस्कों में नहीं, और किसी एक में चुंबकीय गुण मौजूद है तो उसे चुंबक के शक्तियों के द्वारा अलग किया जा सकता है कि नहीं, बताइए। और एक को अलग कर लेंगे तो दोनों ने अलग हो जाएगा। अब अयस्क को अलग करिए, अशुद्धि का अलग करिए, बात तो बराबर है जी। क्लियर हो गया, समझ गए ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन चुंबकीय पृथक्करण विधि उस समय उपयोग में लाए जाते हैं जब अयस्क या फिर अशुद्धि में किसी एक में चुंबकीय गुण मौजूद हो। और ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों में ही चुंबकीय गुण मौजूद है, दोनों में ही, तो फिर क्या हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं? मान लीजिए कि अयस्क में जो अशुद्धियां मिली हुई है इन दोनों में ही चुंबकीय गुण मौजूद है, तो फिर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया, बात समझ गए। और ये व्यापक स्तर पर इस्तेमाल भी नहीं लाए जाते हैं, व्यापक स्तर पर इस्तेमाल भी नहीं लाए जाते हैं। यानी कि छोटा मोटा अशुद्धि को दूर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। व्यापक स्तर पर या तो हाइड्रोलिक वॉशिंग या फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, हाइड्रोलिक वॉशिंग और फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, यही दोनों व्यापक रूप में इस्तेमाल लाया जाता है। चौथा प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौथा प्रोसेस केमिकल सेपरेशन यानी कि रासायनिक पृथक्करण, रासायनिक पृथक्करण विधि, या इसको एक और नाम से जानते हैं लीचिंग, हिंदी में से क्या कहते हैं, निक्षालन। निक्षालन तो आप केमिकल सेपरेशन मेथड बोलिए या लीचिंग प्रोसेस बोलिए, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। केमिकल सेपरेशन मेथड यानी कि लीचिंग प्रोसेस, बहुत को नींद आ रहा देख रहे हैं। अभी अयस्क के साफ हो नहीं हुआ है, सो रहे हैं। अभी तो बहुत कांड करना बाकी है, अभी सफाई चल रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, चौथा प्रोसेस केमिकल सेपरेशन यानी कि लीचिंग। अब ये किस तरह का प्रोसेस है? ये किस तरह का प्रोसेस है कि मान लीजिए कि आपको ऐसा अयस्क मिला है, मान लीजिए अयस्क और अशुद्धि का केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। केमिकल सेपरेशन मेथड या लीचिंग प्रोसेस तब इस्तेमाल में लाए जाते हैं
जब अयस्क और अशुद्धि का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से भिन्न होते, और जब अयस्क और उसकी अशुद्धि यानी कि गैंग का रासायनिक गुण अलग अलग हो, रासायनिक गुण अलग अलग हो, तब उन अयस्कों से अशुद्धि को हटाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? लीचिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, रासायनिक पृथक्करण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो रासायनिक पृथक्करण विधि हम कब इस्तेमाल में लाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है आपको? रासायनिक पृथक्करण विधि कब इस्तेमाल में लाए जाते हैं, या लीचिंग प्रोसेस कब इस्तेमाल में लाए जाते हैं? जब अयस्क और में उसमें मिले हुए अशुद्धि का रासायनिक गुण क्या हो? भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। उदाहरण के लिए बॉक्साइट, अभी फार्मूला बॉक्साइट डायरेक्ट लिखते, जैसे कि बॉक्साइट हो गया, इसमें अशुद्धि के रूप में सिलिका मिला हुआ होता है जो जल्दी हटता नहीं है। बॉक्साइट की रासायनिक संरचना अलग है, रासायनिक गुण अलग है, और सिलिका का रासायनिक गुण क्या है? अलग। बॉक्साइट से सिलिका को हटाने के लिए इन दोनों को घुला देते हैं, क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में। क्या गुलसी में घुला देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जैसे बॉक्साइट और उसके अशुद्धि को घुलाते हैं, बॉक्साइट इसमें घुल जाता है, सिलिका नहीं घुलता है। बॉक्साइट घुल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, सिलिका नहीं घुलता है। सिलिका नहीं घुलता है, छान करके सिलिका को क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं, बाद में इससे फिर बॉक्साइट को निकाल लेते हैं। यही क्या कहलाया? आपका लीचिंग कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? केमिकल सेपरेशन। तो आप देखिए कि बॉक्साइट और उसकी जो अशुद्धि है सिलिका, इसका रासायनिक गुण अलग अलग है। रासायनिक गुण क्या अलग है? तो बॉक्साइट सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुलता है, लेकिन सिलिका नहीं घुलता है। सिलिका नहीं घुलता है तो उसको छन्ना से छान कर अलग कर लेते हैं, और फिर अगले प्रोसेस में फिर हम इस घुले हुए विलयन से बॉक्साइट को बाहर निकालते हैं। यह प्रोसेस कहलाता है केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन। ठीक उसी तरह दोस्तों, सोना और चांदी, सोना और यह मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली है, लेकिन सोना के खान या चांदी के खान जहां पर भी होते हैं, वो भी आपको यह नहीं कि डायरेक्ट गए और सोना निकाले और चांदी निकाले, ऐसा नहीं है। इसमें भी कुछ क्या मिली रहती है? अशुद्धियां मिली रहती है। यानी कि जहां पर भी सोने के खान है तो सोना मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें अशुद्धियां मिली हुई रहती। चांदी के खान में चांदी मुक्त अवस्था में रहते हैं, फिर भी उनमें कुछ अशुद्धियां मिली हुई रहती। और सोना और चांदी की अशुद्धि अर्थात गैंग को भी केमिकल सेपरेशन यानी कि निक्षालन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। इसको घुला दिया जाता है सोडियम साइनाइड के विलयन में। किसमें? सोडियम साइनाइड के विलयन में इसको डाला जाता है, और सोडियम साइनाइड के विलयन में जैसे ही डालते हैं तो सोना इसमें घुल जाता है, चांदी भी सोडियम साइनाइड में घुल जाता है, लेकिन उसकी अशुद्धि घुलती नहीं है। उसकी अशुद्धि नहीं घुलती है, बाद में छान कर उसे क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको क्या बोले थे कि अयस्कों से धातु प्राप्त करने की जो भी टेक्नोलॉजी है, मेथड है, अयस्कों से धातु को प्राप्त करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो मेथड है, उन सब को सम्मिलित रूप से मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी के कुल 4 चरण है। पहला चरण है अयस्कों की सफाई, जिसके 4 तरीके बताए।
हाइड्रोलिक वॉशिंग, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और केमिकल सेपरेशन या लीचिंग। हमको लगता है चारों प्रोसेस आप बिल्कुल समझ चुके हैं। इन चारों प्रोसेस से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑक्साइड अयस्कों की अशुद्धि को किस विधि के द्वारा निकाला जाता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग, द्रव चालित धुलाई के द्वारा। फेन प्लवन विधि का इस्तेमाल किस अयस्कों को साफ करने के लिए? सल्फाइड अयस्कों को साफ करने के लिए। अगर अयस्क और उनके अशुद्धियों में किसी एक में चुंबकीय गुण मौजूद है तो उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए किस तरीकों का इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। सोना, चांदी और एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइट को किस प्रकार से साफ किया जाता है? निक्षालन विधि या रासायनिक पृथक्करण विधि। सोना चांदी को साफ करने के लिए किस विलयन का इस्तेमाल होता है? सोडियम साइनाइड का इस्तेमाल होता है। एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइट को साफ करने के लिए किस विलयन का इस्तेमाल होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक स्टेप तो समझ में आ गया कि अयस्क आपका साफ हो चुका है। आपको ऑक्साइड अयस्क है, फोर्थ फ्लोटेशन कर दीजिए। आपके पास सल्फाइड ऑक्साइड अयस्क है तो हाइड्रोलिक वॉशिंग कर दीजिए। सल्फाइड अयस्क है तो फोर्थ फ्लोटेशन कर दीजिए। सोना चांदी एल्युमिनियम है तो लीचिंग प्रोसेस अपना लीजिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कब अपनाना है ये तो आप जान ही गए हैं। अब हम मेटलर्जी के दूसरे टर्म पर आ जाते हैं। पहला टर्म जो था अयस्कों की सफाई, अब वो हो चुका है दोस्तों। अयस्क से गैंग पूरी तरह से अलग हो चुका है। दूसरा मेटलर्जी का दूसरा स्टेप था कन्वर्जन ऑफ ओयर इनटू मेटल ऑक्साइड। मेटलर्जी का दूसरा स्टेप था कि अयस्कों को बदल देना है धातु के ऑक्साइड में। क्यों? तो ऑक्साइड से धातु निकालना कार्बोनेट और सल्फाइड के तुलना में काफी आसान होता है। अब अयस्कों को यानी धातु के अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे? धातु के अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए दो विधि है। एक कैल्सिनेशन निस्तापन, दूसरा रोस्टिंग भर्जन, या इसको क्या कहते हैं? जारन। धातु के अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदलने के कितने विधियां प्रचलित है? निस्तापन और जारन। जारन को भर्जन भी कहते हैं। यानी कि निस्तापन और जारन मेटलर्जी के दूसरे स्टेप में उपयोग में लाए जाते हैं। और निस्तापन और जारन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु के अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। धातु के अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए कितनी विधियां हैं? कौन कौन? कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, निस्तापन और जारन। बात को समझ गए? तो ये निस्तापन क्या है, जारन क्या है, भर्जन क्या है, इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत तो है, लेकिन ये तो समझ ही गए कि ये किस लिए काम आते हैं।
निस्तापन और जारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। आइए पहले समझ लेते हैं किसको, कैल्सिनेशन को। कैल्सिनेशन समझ रहे हैं ना? कैल्सिनेशन किसी का मास्टरों वाला एग्जाम है बीपीएससी, आए है ना? कल 2-4 गो दरोगे कैंडिडेट आया मिलने के लिए कि सर दरोगा अभी छोड़ देते हैं। कल का है जी? मास्टर का एग्जाम है। तो ध्यान रखिएगा, आप दरोगा तैयारी कर रहे हैं, उस बीपीएससी में कुछ होगा। कौन मास्टर का कैंडिडेट हो गया जो आपसे ज्यादा पढ़ के घूम रहा है? तो उस सब अगर वो एग्जाम में श्योर रहिए, अगर 6 महीना से तैयारी कर रहे हैं, सबसे योग्य आप ही है उस एग्जाम के। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, कोई सेट लेकर के 10-15 दिन बना लीजिएगा, बस खेल समाप्त है उस एग्जाम। ठीक है, बहुत तो बैचों देने का मांग करा था, हम कल बैच पहले मास्टर बन जाइए, उसके बाद स्कूल में क्या पढ़ाइएगा वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब भाई सही ना, मास्टर बन जाए फिर पढ़ाना पड़ेगा ना। अब पढ़ाने के लिए तो नहीं है कि तुरंत जाइएगा पढ़ाने लगेगा, पढ़ाने के लिए भी चाहिए, तो उसके लिए हमारा क्लास है। रात में वीडियो देखिए, सुबह स्कूल में पढ़ाइए। सही बोलते हैं, बहुत ऐसा है। और ये सिर्फ 10th का है। अब मान लीजिए हम मास्टर बन के गए हाई स्कूल का, और 10th में इतना पढ़ा दीजिए तो फिर गांव में आप ही का पूजा होगा। सही बोल रहे हैं, क्योंकि टीचर है ही नहीं कि जो पढ़ा सके। बहुत कमी है योग टीचर का, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अगर किन्हीं का एग्जाम है बीपीएससी शिक्षक वाला, दरोगा की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है, आपसे एग्जाम निकलेगा, ये गारंटी है। बस सेट मार लीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? आइए, तो निस्तापन क्या है? निस्तापन और जारण, निस्तापन और जारण यह कब इस्तेमाल में लाए जाते हैं? धातु के अयस्कों को। तो निस्तापन, निस्तापन के द्वारा कार्बोनेट अयस्क, किसको? अब देखिए, कुछ अयस्क ऑक्साइड होते हैं, जो ऑक्साइड अयस्क है वो तो ऑक्साइड में है ही, उसको ऑक्साइड में बदलने का कोई काम है कि नहीं है? जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, उसको कैल्सिनेशन करने की कोई आवश्यकता, क्योंकि वो खुद ऑक्साइड अयस्क ही है। लोहा का अयस्क हेमाटाइट है, हेमाटाइट एक ऑक्साइड अयस्क है, तो उसको ऑक्साइड में बदलने की कोई जरूरत है? तो अगर दूसरा स्टेप ये है कि धातु के अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदलना है, तो कुछ अयस्क होते ही ऑक्साइड है, तो उसको बदलने की कोई जरूरत है नहीं। तो निस्तापन, कैल्सिनेशन के द्वारा कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। कार्बोनेट अयस्क को, जैसे जिंक का अयस्क जिंक कार्बोनेट, इसका नाम है कैलामाइन। कैलामाइन जिंक कार्बोनेट। अब ये कार्बोनेट अयस्क है, इसको हम क्या करते हैं? वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। या वायु की उपस्थिति भी रखना है तो बहुत कम,
अब वायु के अनुपस्थिति में जैसे ही कार्बोनेट अयस्क को गर्म करते हैं, ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगा और आपका ऑक्साइड में बदल चुका है, कार्बोनेट ऑक्साइड बन चुका है। तो निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। निस्तापन की प्रक्रिया में कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति अथवा वायु के सीमित मात्रा में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। गर्म इतना किया जाता है कि वे जिंक के मेल्टिंग पॉइंट को पार न करे, यानी कि इतना गर्म नहीं करना है कि जिंक के वाष्प बनकर उड़ जाए। पता चला कि कार्बोनेट लेकर बैठल है, जिंक तो गायब है। यानी कि निस्तापन के प्रक्रिया में जो हम गर्म करेंगे तो गर्म करेंगे उतना ही जितना धातु का मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम। जैसे कि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट, जिंक का गलनांक होता है 419 डिग्री सेल्सियस। यहां तक ठीक है, जिंक गलेगा तो ठीक है, लेकिन इससे ऊपर करिएगा तो फिर जिंक वाष्प बनकर क्या होने लगेगा? उड़ने लगेगा। धातु उड़ गया तो आपको बचा क्या? कुछ नहीं। तो निस्तापन के प्रक्रिया में हम गर्म करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना है कि वायु के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, धातु के गलनांक के नीचे तक ही गर्म करते हैं। धातु के गलनांक के नीचे तक या धातु के गलनांक तक ही गर्म करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर हो गया? निस्तापन की प्रक्रिया समझ गए। दूसरा प्रक्रिया था क्या? रोस्टिंग। इसको हिंदी में भर्जन भी कहते हैं और जारन भी कहते हैं। और ये किन अयस्कों के लिए है? सल्फाइड अयस्कों के लिए है। सल्फाइड अयस्क जैसे कि सीनेबार, HgS, ये सल्फाइड अयस्क है। जिंक ब्लेंड सल्फाइड अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क को हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो बनता है धातु का ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड। तो भर्जन या जारन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके उन्हें धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि दूसरा स्टेप में, आप दूसरा स्टेप में ये देखें, दो प्रोसेस है। एक कैल्सिनेशन है, एक निस्तापन है, और दूसरा रोस्टिंग है, जारन है। ये दोनों ही प्रोसेस के द्वारा हम अयस्क को, धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। लेकिन इनमें अंतर को आप थोड़ा समझ लीजिएगा। अंतर पहला है कि ये आपको इस्तेमाल आते हैं किस अयस्क के लिए, और ये आपका इस्तेमाल होते हैं सल्फाइड अयस्क के लिए। निस्तापन के द्वारा कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है, जबकि जारन के द्वारा सल्फाइड अयस्क को बदला जाता है। जो ऑक्साइड अयस्क है वो तो है ही, उसको बदलने का कोई काम है ही नहीं। लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड अयस्क है, कौन अयस्क है?
तो फिर उसको भी ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलेगा? बताइए, बदलना पड़ेगा कि नहीं? तो उसके लिए भी हम क्या लाएंगे? निस्तापन। क्लियर हो गया? अगला दूसरा अंतर है कि वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि या वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पहले तो आईएसके को रोस्ट किया जाता, अब तो भोजन भी रोस्टेड होने लगा। किया। तीसरा कि इस प्रक्रिया में कौन गैस बाहर निकलता है, और इस प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन जब आप हाइड्रोक्साइड गैस का निस्तापन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बनकर जल का निर्माण होता है। अगर हाइड्रोक्साइड गैस का निस्तापन करिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बनकर क्या बनेगा? जल बनता है। तो कार्बोनेट गैस का निस्तापन होगा तो कौन गैस बाहर निकलेगा? सीधा बात है, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फाइड गैस का रोस्टिंग होगा, कौन गैस बाहर निकलेगा? क्लियर हो गया? तो मेटलर्जी का पहला चरण था कि अयस्क को साफ कर देना, वो हो गया। मेटलर्जी का दूसरा चरण था कि धातु के अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदल देना, वो भी निस्तापन और जारण के जरिए हो चुका है। अब हमें धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना है, धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना है। उसके लिए मेटलर्जी का तीसरा स्टेप है क्या? रिडक्शन। यानी क्या? अवकरण। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यौगिकों से ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। अवकरण का मतलब ऑक्सीजन का क्या होना है? अलग होना। ऑक्सीजन का क्या होना है? अलग होना है। अलग होना। और दूसरा स्टेप में आपको धातु का ऑक्साइड मिल चुका है, उसका ऑक्सीजन हटाना है। फिर बचेगा क्या? धातु बचेगा। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं? अवकरण। और अवकरण भी एक तरह से नहीं, दो तरह से भी नहीं, कितने तरह से? तीन तरह से। पहला है रिडक्शन बाय हीट, यानी अवकरण किसके द्वारा? हीट के द्वारा। और ये उनके लिए जो बहुत कम अभिक्रियाशील है। रिएक्टिव सीरीज याद किया है कि नहीं? दूसरा रिडक्शन बाय कार्बन एंड एल्युमिनियम, यानी कार्बन और एल्युमिनियम के द्वारा अवकरण। ये किसके लिए? ये मध्यम अभिक्रियाशील होने के लिए। और तीसरा है, तीसरा स्टेप है रिडक्शन बाय इलेक्ट्रिक, यानी विद्युत के द्वारा। ये किसके लिए? अति क्रियाशील। अति क्रियाशील जैसे सोडियम पोटेशियम, अति क्रियाशील धातु के लिए। तो मेटलर्जी का तीसरा स्टेप है कि दूसरा स्टेप में धातु का जो ऑक्साइड मिला है उसका आप क्या कर दीजिए? अवकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? और अवकरण भी कितने तरह से? तीन तरह से। सीसा हो गया, पारा हो गया, ये सब धातु बहुत कम अभिक्रियाशील है। इसका अवकरण किसके द्वारा? हीट के द्वारा। गर्म कर दीजिए, अवकरण हो जाएगा।
अर्थात ऑक्सीजन निकल जाएगा। जो मध्यम अभिक्रियाशील है उसका अपकरण किसके द्वारा? कार्बन का या एल्युमिनियम के द्वारा। जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है उसका रिडक्शन किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक के द्वारा, विद्युत के द्वारा। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, जैसे कि शीशा हो गया, इसका अयस्क है लेड ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो इसको डायरेक्ट आप क्या करिए? गर्म। इसको डायरेक्ट आप क्या करिए? गर्म। शीशा अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा। पारा अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा। तो जो बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है उसको उसके ऑक्साइड से हटाने के लिए डायरेक्ट क्या कर दीजिए? गर्म कर दीजिए। ऑक्सीजन निकल जाएगा, धातु बच जाएगा। जो मध्यम अभिक्रियाशील है, जो मध्यम अभिक्रियाशील है दोस्तों, जो मध्यम अभिक्रियाशील है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, एस्टेनस ऑक्साइड, लौ ऑक्साइड, इसको आप किसके साथ मिलाकर अपकरण कीजिए? कार्बन के साथ मिलाकर अपकरण कीजिए। कार्बन के साथ मिलाकर अपकरण कीजिए। कार्बन के साथ मिलाकर अपकरण कीजिए। और जब कार्बन के साथ मिलाकर अपकरण कर जाते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए, तो कौन सा गैस बाहर निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों समीकरण बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना तो आपको आता ही होगा। नहीं भी आता होगा तो मतलब भूल गए होंगे। अब भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से याद कर लीजिएगा। तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन मिलाकर गर्म किए, जिंक प्राप्त हुआ। एस्टेनस ऑक्साइड को कार्बन मिलाकर गर्म किए, एस्टेनस टीन प्राप्त हुआ। हेमाटाइट को कार्बन मिलाकर गर्म किए, लोहा प्राप्त हो गया। तो जो बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है, जो बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है, उसको तो आप डायरेक्ट गर्म किए, डायरेक्ट गर्म किए और आपको धातु प्राप्त हो गया। जो मध्यम अभिक्रियाशील है उसको आप किसके साथ अपकरण करवा रहे हैं? कार्बन के साथ अपकरण करवा रहे हैं, धातु की प्राप्ति हुई। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऑक्साइड है, कुछ कुछ ऐसे ऑक्साइड है, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड, इन सब धातु का कार्बन के साथ अपकरण संभव नहीं है। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु जिसका कार्बन के साथ अपकरण नहीं होता है, उसका अपकरण हम क्या मिलाकर करते हैं? एल्युमिनियम मिलाकर करते हैं। क्या मिलाकर करते हैं? एल्युमिनियम मिलाकर करते हैं। क्या मिलाकर करते हैं? और एल्युमिनियम मिलाकर करते हैं, और हमें धातु की प्राप्ति हो जाती। क्या हुआ? तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु की स्थिति देख लिए। अब देखिए कि एल्युमिनियम मिलाकर जब धातु के ऑक्साइड का अपकरण करते हैं, तो यह जो ऊपर में आप अभिक्रिया देख रहे हैं, यह अभिक्रिया प्रबल उष्माक्षेपी होता है। उष्माक्षेपी होता है, एक्सोथर्मिक होता है। जब धातु के ऑक्साइड को एल्युमिनियम मिलाकर अपकरण करते हैं, तो यह अभिक्रिया प्रबल उष्माक्षेपी होता है। यानी इस अभिक्रिया में बहुत ज्यादा उष्मा बाहर निकलता है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्युमिनियम मिलाकर अपकरण किया जाए, उसे थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। थर्मिट रिएक्शन किसी धातु के ऑक्साइड में एल्युमिनियम मिलाकर धातु के ऑक्साइड का जो अपकरण किया जाता है, उसे थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। थर्मिट रिएक्शन की प्रकृति कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। थर्मिट रिएक्शन की प्रकृति कैसी होती है?
एक्जोथर्मिक होती है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये बहुत अभिक्रियाशील धातु है। और सोडियम पोटेशियम तो सबसे ज्यादा आप जानते हैं। तो जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है उसका हम कर देते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी विद्युत अपघटन। क्या कर देते हैं? अपघटन। लेकिन विद्युत अपघटन जरूरी नहीं है कि ऑक्साइड से हो। कभी कभी विद्युत अपघटन किसका हो जाता है? क्लोराइड का भी हो जाता है। हालांकि ऑक्साइड का भी विद्युत अपघटन हो सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम धातु प्राप्त करने के लिए समुद्री जल से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड डायरेक्ट निकाला जाता है और उसे कोई सांद्रित साफ करने की या फिर उसका ऑक्साइड में बदलने की जरूरत है। डायरेक्ट क्या कर दीजिए? विद्युत अपघटन। जैसे हमें सोडियम चाहिए, कुछ नहीं, समुद्र के जल में पर्याप्त मात्रा में घुला हुआ क्या निकालिए और डायरेक्ट क्या कीजिए? ऑक्सीजन विद्युत अपघटन कीजिए, सोडियम निकलेगा, निकाल के ले चाहिए। यानी कि अभी तक जो 2 स्टेप पर है वो करने की जरूरत ही नहीं है सोडियम प्राप्त करने के लिए। अब पोटेशियम क्लोराइड की भी वही स्थिति है। समुद्र के जल में बहुत ज्यादा घुले हुए हैं, समुद्री जल से निकालिए पोटेशियम। अब निकालने का भी प्रोसेस, यानी कि बाल्टी लेकर गए सोडियम क्लोराइड लेकर आए, उसका भी अपना प्रोसेस है। पोटेशियम क्लोराइड भी समुद्री जल में पर्याप्त मात्रा में घुला हुआ है। पोटेशियम क्लोराइड निकालिए, डायरेक्ट क्या करिए? विद्युत अपघटन। और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हम कई बार आपको हम बताएं कि नहीं बताएं? फिर से बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एक बर्तन होता है, बर्तन में 2 ग्रिड होते हैं। पॉजिटिव को एनोड कहते हैं, निगेटिव को कैथोड कहते हैं। इससे हम बैटरी वाला विद्युत देते हैं, इससे हम बैटरी वाला विद्युत देते हैं। क्योंकि बैटरी वाला देने का मतलब हम क्या दे रहे हैं? डीसी, क्योंकि एसी में प्लस माइनस होता ही। अब फिर जिसका जैसे सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस को करना है तो आप डाल दीजिए सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में दीजिएगा सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। धातु धनात्मक आयन होते हैं, अधातु ऋणात्मक आयन होते हैं, आप जानते हैं। अब सोडियम प्लस पर है तो ये कहां जाकर जमा होगा? कैथोड पर। क्लोरीन माइनस है तो जमा होगा एनोड पर, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। सोडियम कैथोड पर आ जाएगा, इकट्ठा कर लेंगे। उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर करना है, ठीक है ना, किसका करना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का करना है तो आपका मैग्नीशियम बनेगा प्लस, ऑक्सीजन बनेगा माइनस। मैग्नीशियम जाएगा कैथोड पर, ऑक्सीजन जाएगा एनोड पर। क्लियर? जिंक भी बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील। अगर आपको लग रहा है कि जिंक का नहीं करेंगे हम, कार्बन के साथ अपकरण, तो ले आइए उसका भी इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग अपकरण करवा दीजिए। यानी विद्युत अपघटन के द्वारा जिंक अलग, ऑक्सीजन अलग। जिंक धातु है, धनात्मक आयन कैथोड पर जाएगा, ऑक्सीजन अधातु है कहां पर जाएगा? एनोड पर जाएगा। अयस्क की सफाइया हो गई। निस्तापन और जारण के द्वारा अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदल लिए। फिर धातु के ऑक्साइड को कितने तरह से अपकरण किए? 3 तरह से अपकरण करके धातु को प्राप्त कर लिए। यानी कि मेटलर्जी के कुल कितने चरण बताए थे? 4 चरण।
तीसरा चरण में ही हमें धातु की प्राप्ति हो गई, लेकिन तीसरे चरण में जो धातु की प्राप्ति होती है वो 60 से 70% ही शुद्ध रहता है, ज्यादा से ज्यादा 80% शुद्ध रहता है। अभी भी उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिली हुई रहती। अब करण करने के उपरांत जो धातु हमें प्राप्त हुए, उन धातु में अभी भी अशुद्धियां कायम है। तीसरे चरण के बाद जो धातु हमें प्राप्त हुए हैं, ज्यादातर उसमें लगभग 80% ही धातु है, 20% उसमें अशुद्धि मिली हुई है। तो मेटलर्जी का अंतिम चरण है, चौथा चरण रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या करते हैं कि तीसरा चरण जिनमें जो धातु प्राप्त हुआ है वो क्या है? अशुद्ध। यानी तीसरे चरण में अब एक बात ये आ गई है कि पहले हमारा अयस्क ही अशुद्ध था, लेकिन अब हमें धातु मिल गया, लेकिन वो क्या है? अशुद्ध। इसीलिए हमें 99% शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। और इसके लिए चौथा चरण किससे गुजरते हैं? रिफाइनिंग। अशुद्ध धातु को रिफाइनिंग के द्वारा 99% शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाता है। और हम कुछ भी कर ले 100% शुद्ध धातु प्राप्त करना संभव नहीं। बहुत ज्यादा होगा, 99.5% शुद्ध धातु हम प्राप्त कर सकते हैं। 100% शुद्ध धातु की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि 99% ही 100 होता है। जनगणना पढ़े है ना, 90% से अधिक साक्षरता दर है तो पूर्ण साक्षर मान लिया जाता है। धातु के साथ वही 99% है, पूरा शुद्ध है। क्लियर हो गया? अब बस रिफाइनिंग करना बच गया है। धातु तो मिल गया है ना, अगले क्लास में रिफाइनिंग मारेंगे और धातु पढ़ना चालू करेंगे। आज के क्लास से जो क्वेश्चन बनेगा वो बना लीजिएगा। प्रतिदिन के क्लास से क्वेश्चन बनेगा। जिस क्लास से क्वेश्चन नहीं बना समझिए फालतू हो गया। वो क्लास का कोई वैल्यू नहीं है जनरल कंपटीशन में, जिस क्लास से क्वेश्चन ही ना बने। याद रख लीजिए। इसलिए हम कहते हैं कि मोटर बेटी का मोटिवेशन ना, हर उसको हम मोटिवेशन ही कहते हैं। ये मोटिवेशन में बहुत जो जाते रहता है, उससे क्या आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होता है। दिमाग भी आधे घंटा तक ठीक है। बहुत तो गांधी मैदान के बड़का बड़का बिल्डिंग में मोटिवेशन वाला सब बुकिंग करके आता है, बुलाता है। जब तक आप कमरा में बैठिएगा तब तक मोटिवेट। जैसे गांधी मैदान से बाहर निकले, किधर गया मोटिवेशन, गायब हो जाता है ना। वो सब चक्कर से बचिए। आप क्वेश्चन याद करिए, दुनिया का कोई ताकत आपको